आप विवाहित हैं, जीवन में समस्याएं हैं, वैवाहिक जीवन को लेकर समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। आप तलाक लेना चाहते हैं, तलाक हो नहीं रहा, या सामने वाला आपका जीवन साथी आपसे तलाक लेना चाहता है लेकिन आप तलाक लेना नहीं चाहते, तो क्या तलाक होगा या नहीं होगा, या दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी? यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो अपनी कुंडली खोलिए और हमारे साथ इस सफर में इन सब बातों को समझने की कोशिश करें। आइए विषय पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, विवाह एवं वैवाहिक जीवन, हम वर्तमान में इस श्रृंखला पर आपको पाठ दे रहे हैं। इससे पूर्व हम 3 पाठ दे चुके हैं और पिछले पाठ में हमने यह जाना था कि किस प्रकार हम सप्तम भाव और इसके भावेश और कारक से हम जातक के जीवन में वैवाहिक सुख या परेशानियों को समझ सकते हैं। यानी हम भाव को देखेंगे, भावेश को देखेंगे, कारक को देखेंगे, इन सबकी स्थिति परिस्थिति बल को देखते हुए हम जातक के जीवन में वैवाहिक सुख की बात कर सकते हैं। यानी वह सुख हो भी सकता है और वह सुख परेशानियों में भी बदल सकता है। यहां हमने इस बात को समझ लिया था। जो हमारे पिछले पाठ हैं, आप उन सभी को आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। हमारी अन्य भी प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है। आप अलग अलग प्लेलिस्ट में सभी श्रृंखलाओं को देख सकते हैं और सभी को क्रम से देखें। यदि आप ज्योतिष विद्यार्थी हैं या आप ज्योतिषी हैं और गहराई की ओर आपका ध्यान है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप इन प्लेलिस्ट को क्रम से देखें और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, तो हमेशा की तरह मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी पाठ संख्या है 4, यानी विवाह एवं वैवाहिक जीवन 4। आज हम यहां पर सबसे पहले तो यह समझेंगे कि सप्तम भाव में अगर अलग अलग ग्रह हों तो वह ग्रह किस प्रकार का फलित कर सकते हैं। यहां हम जो भी बताएंगे उसे आप एकदम से फाइनल फलित ना माने, सिर्फ एक ग्रह से किसी भी नतीजे पर ना पहुंचे। इससे आप सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि सप्तम भाव, जातक का सप्तम भाव किस प्रकार का है, उसका जीवन साथी किस प्रकार का होगा और उसके जीवन में किस प्रकार की परेशानियां आने की संभावना है। यहां से आप सिर्फ यही समझने की कोशिश करें। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप सप्तम भाव से संबंधित फलित को एकदम सटीक करने में पारंगत हो जाएंगे। तो यहां आपको हम समझाते हैं पहले कि यदि ग्रह यहां लगते हों तो कौन सा ग्रह यहां किस प्रकार के फल देता है। यदि हम यहां पर यानी सप्तम भाव में सूर्य को देखें तो सूर्य, सबसे पहले इस बात को समझें कि एक अलगावकारी ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है, नैसर्गिक रूप से क्रूर है। तो क्रूर और अलगावकारी दोनों ही चीजें सूर्य के अंदर उपलब्ध हैं। तो क्या सूर्य के यहां बैठने से जातक के जीवन में अलगावकारी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी? नहीं, हमेशा सूर्य यहां पर गलत फल नहीं देता है, क्योंकि कोई भी ग्रह हर बार हर जगह गलत फल नहीं देता। जैसे हमने यहां पर मेष लग्न की कुंडली ली है और यह कालपुरुष की कुंडली भी है। तो कालपुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और यहां सप्तम भाव तुला राशि का है और यहां का स्वामी शुक्र है। लेकिन हम यहां पर सूर्य के यहां होने से बहुत अधिक हानि की बात नहीं करेंगे, क्योंकि लग्न का मित्र है और शुभ ग्रह है कुंडली अनुसार। यानी कुंडली में त्रिकोण के स्वामी शुभ ग्रहों में आते हैं, तो यह शुभ ग्रह कहलाता है। नैसर्गिक रूप से क्रूर है, साथ ही साथ अलगावकारी है, लेकिन उसकी शुभता भी यहां पर देखी जा सकती है। तो यहां इस लग्न में जब सूर्य इस स्थान पर है, और यदि हम पिछले पाठ की बात करें, पिछले पाठ के अनुसार
यदि पीड़ित नहीं है तो जो भी ग्रह स्थित है उसके ऊपर दृष्टियां भी देखेंगे, कर्तरी भी देखेंगे। यदि वह पीड़ित नहीं है तो हम सूर्य के अच्छे फलों की बात यहां कर सकते हैं। यदि हम यहां चंद्र को देखते हैं तो चंद्र यदि यहां पर उपस्थित है तो चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो मन का कारक है, तो इसके अपने एक कारकत्व है। चंद्र शुभ और अशुभ दोनों परिस्थितियों में देखा जाता है। यानी जैसा कि हमने बताया आपको कि यदि अमावस्या के आसपास का चंद्र है तो वह अशुभ की श्रेणी में आता है, और यदि पूर्णिमा के आसपास का चंद्र है तो वह शुभ की श्रेणी में आता है। शुभ और अशुभ कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है यह हम अगले पाठों में चर्चा करेंगे। यहां पर आपको हम बहुत सामान्य शब्दों में यही बता रहे हैं कि अमावस्या के आसपास, यानी कि यदि सूर्य से 3 घर इधर और 3 घर इधर आप चंद्र को देखते हैं तो आप अशुभता की श्रेणी में उसको ले सकते हैं। और जब चंद्र सूर्य से ठीक 180 डिग्री पर बैठा हो, यानी कि सूर्य के ठीक सामने बैठा हो, तो वह पूर्णिमा का चंद्र होता है। और फिर उसके 3 घर इधर और 3 घर इधर यदि हम बात करें तो वह शुभ चंद्र कहलाता है। तो हम चंद्र की शुभता देखेंगे। चंद्र यदि शुभ होकर यहां बैठता है तो हम जातक के जीवन में सप्तम भाव से संबंधित फलों को अच्छा कह सकते हैं। तत्पश्चात यहां मंगल की बात करते हैं। बात वही रहेगी, ग्रह क्रूर है, नैसर्गिक रूप से क्रूर है, लेकिन यहां यदि लग्न का मित्र है तो यहां बहुत अधिक हानि की बात नहीं करेंगे। मंगल भी अलगावकारी ग्रह है, लड़ाई झगड़े का कारक होता है। सूर्य और मंगल के यहां होने से जातक का जीवन साथी थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा डोमिनेशन वाला हो सकता है। वह अपना अधिकार अधिक दिखाना चाहता है। ऐसी परिस्थितियां जातक के जीवन में आ सकती हैं। फिर हम यहां बात करते हैं बुध की। बुध यदि यहां है तो हम इस कुंडली के हिसाब से कहें तो बुध यहां पर अकारक है, और इस कुंडली में अकारक होने के नाते अगर यहां आता है तो सप्तम भाव की हानि करेगा। द्विस्वभाव होने के कारण हम यहां पर जातक के जीवन में 2 विवाहों की बात भी कर सकते हैं। 2 विवाह आगे कैसे देखेंगे वह हम अगले पाठों में समझेंगे। अगर यहां गुरु की बात करें तो गुरु यहां अच्छा है क्योंकि शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ है। लेकिन यदि हम कुंडली में उसको देखेंगे और अगर वह अशुभ है तो हम थोड़ी बहुत अशुभता की बात कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ गुरु यहां पर अगर बैठा है और स्त्री जातक की कुंडली है तो कारक भाव नाशाय वाली परिस्थितियां आ सकती हैं। यानी गुरु स्त्री जातकों के लिए इस भाव का कारक होता है, तो यहां गुरु के होने से स्त्री जातक की कुंडली में वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन यदि गुरु अकेला ना हो, कोई ग्रह उसके साथ बैठा हुआ हो, तब हम कारक भावनाशाय वाली परिस्थितियां नहीं देखेंगे, तो हम गुरु के सभी अच्छे फलों की बात करेंगे। यही बात शुक्र की है। शुक्र यदि यहां बैठता है और पुरुष जातक की कुंडली है तो हम शुक्र के लिए भी वही बात कह सकते हैं, कारक भावनाशाय। यहां पर अत्यंत कामी होने की बात हम कर सकते हैं। यानी जातक अगर पुरुष है और शुक्र यहां बैठा है तो जातक अत्यंत कामी होगा। यही बात हम स्त्रियों के लिए कह सकते हैं कि जब गुरु यहां होगा, अगर अकेला बैठा होगा, तो वह उसकी काम भावनाओं को बढ़ाता है, क्योंकि पुरुष कारक ग्रह है वह, और स्त्री जातक की कुंडली है। फिर हम बात करते हैं शनि की। शनि यदि यहां बैठता है तो बातें वही लागू होंगी कि यदि शनि लग्न का मित्र है तो कुछ अच्छे फलों की बात कर सकते हैं। लेकिन शनि के यहां होने से हम एक बात बिल्कुल निश्चित मानकर चलें कि विवाह में विलंब होता है। ना सिर्फ यहां रहने से, यदि शनि कहीं से भी इस भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, इस भाव के भावेश पर दृष्टि डाल रहा हो, कारक पर दृष्टि डाल रहा हो, या कारक के साथ युति हो जाती हो, या भावेश के साथ युति हो जाती हो, तो जातक के जीवन में विवाह की विलंबता देखी जा सकती है। फिर हम राहु और केतु को यदि यहां रखकर देखें तो राहु यहां पर जातक के जीवन में शनिवत राहु है, तो विलंब की बात भी कर सकते हैं, समस्याओं की बात भी कर सकते हैं। जातक के जीवन में वैवाहिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि किसी कुंडली में राहु यहां पर उपस्थित होता है तो हम उस कुंडली के हिसाब से यह निर्णय ले सकते हैं
क्योंकि यहां पर जातक का जीवन साथी हो सकता है प्लानिंग करने वाला हो, यानी अच्छी प्लानिंग की हम बात नहीं कर रहे। और यहां का भावेश यदि बली अवस्था में है तो राहु अच्छे फल भी प्रदान करता है, क्योंकि छाया ग्रह है, भाव के स्वामी के अनुसार फल करेगा। और भाव का स्वामी यदि बली है, अच्छी स्थिति में है, तो अच्छे फलों की उम्मीद भी कर सकते हैं। यही बात केतु के साथ है। केतु एक अलगावकारी ग्रह है, लेकिन भाव बली है, भाव का स्वामी बली है, तो हम केतु के भी अच्छे फलों की उम्मीद कर सकते हैं। अन्यथा हम केतु के खराब फलों को ही यहां पर फलित करेंगे। यह हमारे सभी ग्रहों की यहां पर स्थिति को हमने समझ लिया। अब हम यह समझते हैं कि नवांश में हम इस कुंडली को किस प्रकार से समझेंगे। यहां हमने 2 चक्र बनाए हैं, एक जन्मांक चक्र है, एक नवांश है। और हमने पहले से ही, यह मेष लग्न है और यहां पर हमने वृश्चिक लग्न का नवांश बनाया है। जाहिर सी बात है कि मेष लग्न में जब लग्न भरणी नक्षत्र में होगा तो उसका नवांश वृश्चिक राशि का बनेगा, यानी वृश्चिक का नवांश प्राप्त होगा। हमने यह क्यों बनाया है यहां, वह आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने यहां पर तीसरे भाव में राहु को स्थापित कर दिया। तत्पश्चात हमने चंद्र और शुक्र को पंचम भाव में स्थापित कर दिया। सप्तम भाव का स्वामी हमने पंचम भाव में स्थापित कर दिया। यहां हमने सूर्य को स्थापित किया, पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया। और यहां हमने मंगल को स्वग्रही करके स्थापित कर दिया। जाहिर सी बात है केतु यहां होगा और हम बुध को यहीं सूर्य के पास ही स्थापित करेंगे, क्योंकि बुध, सूर्य और शुक्र लगभग आसपास ही चलते हैं, दूर तो कभी होते ही नहीं। और शनि को हम नवम भाव में स्थापित कर देते हैं। हमने यह कुंडली बिल्कुल सामान्य तौर पर बनाई है, यह किसी की कुंडली नहीं है। यदि संयोग से किसी की कुंडली है तो वह हम समझ सकते हैं, लेकिन यहां हमने एक कुंडली अपने अनुमान से बनाई है, हम उसको आपको समझा रहे हैं। तो यहां हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सप्तम भाव। तो सप्तम भाव सूर्य और मंगल के मध्य आ गया, यानी कि यह पाप कर्तरी में फंस गया है। तो हम भाव के लिए एक माइनस पॉइंट ले लेंगे, भाव पाप कर्तरी में। अब भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है तो हम इसके लिए प्लस पॉइंट लेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, 1, 2 और 3 नंबर आप दे सकते हैं, तो यहां हम इसको 1, 2 और 3 में से 2 नंबर दे देते हैं, क्योंकि यहां कोई भी ग्रह नहीं है। फिर हम इसके ऊपर दृष्टियों की बात करते हैं। तो यहां से राहु की दृष्टि पंचम इस भाव पर पड़ रही है, यानी कि भाव राहु के द्वारा पीड़ित है। तो हम भाव की पीड़ा को समझ सकते हैं। तो यहां पर हम इसे 2 अंक देंगे, क्योंकि यह सिर्फ किसी एक ग्रह के द्वारा पीड़ित है, 2 ग्रहों के द्वारा पीड़ित नहीं है। यदि 2 या 2 से अधिक पीड़ाएं दिखाई देंगी तो हम पीड़ा को अधिक कहते हैं। तो यहां हम राहु से इसे पीड़ित मान लेते हैं, हम 2 अंक दे देते हैं। तत्पश्चात हम सप्तम भाव के स्वामी यानी सप्तमेश की स्थिति को देखते हैं। तो सप्तमेश पंचम भाव में गया है, यानी कि यह अच्छा है, इसको बल प्राप्त हुआ। साथ ही साथ वह चंद्र के साथ है, तो यह और भी अच्छी बात हुई, क्योंकि चंद्र यहां पर यदि शुक्र और चंद्र की युति बन जाती है तो जातक के जीवन में प्रेम की बात करते हैं, और पंचम भाव में ही बन रही हो तो और अच्छी बात है। तो यहां हम प्रेम की बात कर सकते हैं। अब हमने कर्तरी को देखा, तो यह ना तो शुभ कर्तरी में है ना ही पाप कर्तरी में, इसके एक ओर ही सिर्फ क्रूर ग्रह है, दूसरी ओर खाली है, तो हम इसे 2 अंक उसके दे देते हैं। तत्पश्चात हम इसके ऊपर दृष्टियों को देखते हैं। हमने कर्तरी देख लिया, स्थिति देख ली, युति देख ली, अब हम दृष्टि देखते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले यहां से शनि की दृष्टि आपको दिखाई देगी। शनि की दृष्टि इसके ऊपर है, यानी कि यह पीड़ित है, तो चंद्र भी पीड़ित है और शुक्र भी पीड़ित है। तो यहां हम पीड़ा की बात करेंगे।
तत्पश्चात हम देखते हैं किसी और ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ती है या नहीं। साथ ही साथ केतु की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि जब शनि की दृष्टि यहां पर दशम होगी, भले ही केतु की नवम दृष्टि होगी, लेकिन शनि और केतु जब सम्मिलित रूप से दृष्टि डालेंगे तो यहां पर हम केतु की दृष्टि को भी कुछ अंश में समझ पाएंगे। इस बात को हम जब प्रैक्टिकल लगाएंगे तब आपको अधिक समझ में आएगा। तो हमने भाव को समझ लिया, भावेश को समझ लिया, और अब हम कारक को समझते हैं। तो कारक इसका शुक्र ही है, और शुक्र के साथ में वही परिस्थितियां हैं, क्योंकि वह भावेश भी है और कारक भी है, तो उसकी पीड़ाओं को हम उसी प्रकार से समझ सकते हैं। हम यहां गुरु को स्थापित करना भूल गए, तो हम यहां गुरु को इस प्रकार से स्थापित करते हैं कि इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं आ रही है, ना ही किसी प्रकार से यह भाव को प्रभावित कर रहा है। तो यहां जब हम देखेंगे तो हमने भाव, भावेश और कारक तीनों की स्थितियों को समझ लिया। यानी अब हम कह सकते हैं कि जातक के जीवन में वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, पीड़ाएं हो सकती हैं, और यह पीड़ाएं अधिक है क्योंकि हमने कर्तरी देखी तो पाप कर्तरी। भाव ठीक है, जब हमने भाव के ऊपर दृष्टि देखी तो राहु की दृष्टि, तो दूसरा इसको पीड़ा दिखाई दी यहां पर, तो दो पीड़ाएं हो गई। जब हमने भावेश को देखा तो शुक्र भी यहां युति अच्छी है, स्थिति अच्छी है, लेकिन यह भी किसी न किसी दृष्टि में फंस गया। तो यहां हमने तीनों चीजों को देख लिया। अब हम इसको नवांश में किस प्रकार से देखेंगे कि जातक के जीवन में यह जो समस्याएं हमने जन्मांक चक्र में देखी है वह परिलक्षित होती हैं या नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम लग्न को देखेंगे। तो यहां की जो समस्याएं हैं, यहां पर पहली बात साबित हो गई कि जातक के जीवन में वैवाहिक समस्याएं हैं, बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि यहां का अष्टम भाव यहां लग्न बन गया। यहां का अष्टम भाव यहां का लग्न बनने का मतलब है कि जातक के जीवन में वैवाहिक समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि नवांश चार्ट को हम जातक के जीवन में वैवाहिक समस्याओं को समझने के लिए, वैवाहिक जीवन को समझने के लिए ही अधिकतर देखते हैं। हम जब भी कुंडली को देखते हैं, नवांश को हम अनिवार्य रूप से देखते हैं, जीवन के सभी पहलुओं को यहां से देखते हैं, लेकिन जब जीवन साथी की बात आती है तो नवांश को अनिवार्य रूप से, प्राथमिक रूप से समझना पड़ता है। तो यहां जो अष्टम था वह नवांश का लग्न बन गया, तो यह एक बात अनफेवरेबल हो गई। यानी यहां हम कह सकते हैं कि जातक के जीवन में वैवाहिक समस्याएं हैं। तत्पश्चात अगर हम यहां ग्रह स्थिति को देखें तो हम सप्तमेश जो कि यहां पंचम भाव में है उसकी स्थिति को देखें। अगर सप्तमेश यहां है या यहां है तो हम जातक के जीवन में बड़ी वैवाहिक समस्याओं की बात कर सकते हैं। अब सूर्य यहां है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इससे समस्याओं को बढ़ता हुआ देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। यह सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है? बिल्कुल नहीं डाल रहा। क्यों कि हम जितनी भी दृष्टियों की बात करते हैं वह सिर्फ जन्मांक चक्र में करते हैं। जब हम किसी भी वर्ग को लेते हैं, अन्य वर्ग को लेते हैं जो कि इसका हिस्सा है, यानी इसी के अंश से बनकर यह तैयार हुआ है, यहां हम दृष्टियों की बात नहीं करते हैं। अधिकतर ज्योतिषी यहां भी दृष्टियों की बात करते हैं, लेकिन यह बहुत ही बारीकी से समझने वाली बात है। नवांश जन्मांक चक्र का नवा हिस्सा है। जैसा कि हम नक्षत्रों की श्रृंखला में पढ़ रहे हैं कि जब हम किसी नक्षत्र को पढ़ते हैं तो नक्षत्र के एक चरण का मान एक नवांश होता है, यानी कि एक राशि का 9वां हिस्सा एक नवांश होता है। और यहां जब हम दृष्टि की बात करते हैं तो हम यहां 180 डिग्री की दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो यहां 180 डिग्री दृष्टि पड़ तो रही है, लेकिन सूर्य यहां से उठ के वहां गया है, तो वह भी तो किसी नवांश में चला गया। क्या वो वहां दृष्टि संबंध बनाता है? नहीं बनाता है। आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नवांश चार्ट में या
दशमांश में, द्रेषकांड में, अन्य जितने भी वर्ग हैं उनके अंदर किसी प्रकार से हम दृष्टियों को समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझेंगे। हम यहां सिर्फ ग्रहों की स्थिति को समझेंगे, भावों की स्थिति को समझेंगे, भावेशों की स्थिति को समझेंगे। अब हमने यहां जब देखा कि शुक्र यहां पर आ गया, हम यहां से शुक्र को हटा देते हैं। अब शुक्र यहां आ गया तो हम जातक के जीवन में तलाक की बात को भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम यहां शुक्र को जब बुध की राशि में देखेंगे, यानी कि यहां पर वह मिथुन राशि में है, तो शुक्र को जब बुध की राशि में देखेंगे तो हम जातक के जीवन में दूसरे विवाह की बात समझेंगे। तो पहला विवाह जब यहां टूटता है तभी दूसरे विवाह की बात होती है। अब हम केवल एकदम से नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे कि इस जातक का विवाह टूटेगा और उसका दूसरा विवाह होगा। तो इसके लिए जब हम जातक के जीवन साथी की कुंडली को साथ ही साथ लगाएंगे और उसके जन्मांक चक्र और नवांश चक्र को पढ़ेंगे, तो यह पीड़ाएं वहां उसके साथ कितनी ज्यादा है वह देखेंगे। हो सकता है कि जीवन साथी की कुंडली में यह पीड़ाएं हो ही ना, यानी इतनी पीड़ाएं ना हो, थोड़ी बहुत पीड़ा अगर इसके जन्मांक चक्र में, नवांश चक्र में पीड़ाएं दिखाई दे रही हैं तो पीड़ाएं तो उसके कुंडली में भी दिखाई देंगी। लेकिन हो सकता है कि उसकी कुंडली में पीड़ाएं हो लेकिन तलाक के योग ना बनते हो, या ऐसी स्थिति में ना आना पड़े कि दोनों अलग हो जाएं। तो किसी भी एक कुंडली के माध्यम से फलित पर पहुंचना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहां से जातक को समझ सकते हैं, जातक के जीवन की समस्या को समझ सकते हैं कि जैसे ही आपके सामने जन्मांक चक्र आया और जैसे ही आपने नवांश को देखा, आप पहली ही दृष्टि में जातक के जीवन में विवाह की समस्या को देख लिया। अब इसके बाद विवाह की समस्या है या नहीं, जातक आपके पास में वैवाहिक समस्या लेकर आया है, यह बात वह अपने मुंह से बताता है तो आपको समझ में आती है। लेकिन यदि वह नहीं बताता है और सिर्फ कुंडली आपके सामने रखता है, तो पहले तो आप यहीं से समझ जाएंगे कि जीवन में वैवाहिक समस्या है। लेकिन यदि वह वही प्रश्न लेकर आया है तो इसके लिए आपको दशाओं का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही जातक के आप दशाएं खोलेंगे, वहां आपको दशाओं में देखते ही समझ में आने लगेगा कि वर्तमान में जो दशाएं चल रही हैं वह किस प्रकार की हैं और किस भाव से संबंधित चल रही हैं। यदि वर्तमान में सप्तम भाव, भावेश, कारक, 11वें भाव, द्वितीय भाव, इन सबसे संबंधित दशाएं चल रही हों और उन दशाओं में इनके अंदर जो ग्रह बैठे हैं या इनसे संबंधित जो ग्रह हैं, जो युतियां हैं, उन ग्रहों की दशाएं चल रही हों, तो हम जातक के जीवन में समस्या की बात कर सकते हैं कि जातक का प्रश्न हमसे इसी संबंध में है। और यदि हम देखेंगे कि पूरा जन्मांक चक्र हमने देख लिया है, नवांश चक्र हमने देख लिया है और इन सब में हमको कोई पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है, तो हम जातक के जीवन में भी पीड़ाओं की बात नहीं करेंगे, खुशियों की बात करेंगे। हो सकता है दशाएं सप्तम भाव से संबंधित ग्रहों की, भावों की चल रही हो, तो वहां हम उसके अच्छे फलों की बात भी कर सकते हैं। यह बात सत्य है कि जब जातक की दशाएं चलती हैं, पीड़ाएं बढ़ती हैं, तब जातक आपके पास अप्रोच करता है, तभी जातक आपके पास में आता है जब उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। यदि उसके धन से संबंधित समस्या होगी तो उसके कुंडली में आप दशाओं को उसी प्रकार का पाएंगे, वह उसी प्रश्न को लेकर आपके पास आया है। आजीविका से संबंधित यदि समस्याएं होंगी तो वह उसी का प्रश्न लेकर आपके पास आया है और उसी की दशाएं आसपास होंगी। आप दशाओं को पढ़ने के लिए आपको यह बात भी समझनी होगी कि गोचर जो चलते हैं वह दशाओं को सपोर्ट देने के लिए हम देखते हैं। दशाएं चल रही हैं लेकिन, और हम कहते हैं अच्छे फल और बुरे फल कैसे निकालेंगे, तो जिस ग्रह की जिस भाव की दशा चल रही है, यदि गोचर में उस ग्रह का अच्छा गोचर हो रहा है तो हम अच्छे फलों की बात करेंगे, और यदि बुरा गोचर हो रहा है तो हम बुरे फलों की बात करेंगे। हम दशाओं को, गोचर को आगे आने वाले पाठों में समझेंगे और बहुत विस्तृत रूप से समझेंगे। जैसा कि अभी भी हम देखते हैं कि गोचर मात्र पर ही लोग राशिफल बनाते हैं। वह राशिफल किस प्रकार बनता है? क्या वो राशिफल सभी के ऊपर लागू होता है?
यह बात बहुत गहनता से समझने वाली है, क्योंकि राशिफल तो हमने कह दिया कि फला ग्रह गोचर कर रहा है तो इन सब राशियों को करोड़ों रुपए का फायदा होगा, लेकिन यह भी देखना आवश्यक है कि गोचर तो कर रहा है, जातक के जीवन में उन भावों से संबंधित दशाएं हैं या नहीं, क्योंकि फल तो दशाएं देंगी, गोचर तो सिर्फ उन फलों को अच्छे या बुरे में परिवर्तित करता है। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, तो आप इस प्रकार से अपने जीवन की समस्याओं को समझ सकते हैं और उनके निराकरण के लिए आप संबंधित उपाय भी कर सकते हैं। आज की जानकारी जो हमने आपको उपलब्ध कराई है, यदि वह आपको अच्छी लगी हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में, वैवाहिक जीवन में सुख और दुख के बारे में, और साथ ही साथ वहां हम यह चर्चा करेंगे कि जातक के जीवन में समस्याएं तो हैं, तो क्या उनका अलगाव हो जाएगा या उनके ऊपर कोई ऐसी कृपा होगी जो कि उनके जीवन को पुनः रास्ते पर लाएगी और उनके बीच में सामंजस्य बनेगा और वह जीवन चलता रहेगा। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं।